कुल्फी बेचने वाली गरीब बहू। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, बादाम वाली कुल्फी, वनीला वाली कुल्फी, चॉकलेट वाली कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो। ढोला कुल्फी बेच ही रहा था कि तभी वहां पर बच्चों की भीड़ लग जाती है और इस तरह भोला की सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। शाम को जब भोला अपने घर आता है तब भोला अपनी पत्नी अंजलि के हाथ में पैसे रखते हुए बोलता है, अंजलि ये लो पैसे, आज मेरी सारी कुल्फियां बिक गईं। तुम्हारे हाथ में जादू है जादू, पता नहीं ऐसा क्या डालती हो तुम कुल्फी में जो तुम्हारे हाथ की सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। अरे मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है, मैं तो बस कुल्फियों को दिल से मेहनत करके बनाती हूँ। वो कहते हैं ना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। भोला जी, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ अंजलि बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। हमारी बेटी रिया बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ रहा है। हमें अब और दिन के मुताबिक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो अंजलि, अब मैं कल से अपनी बेटी रिया के लिए दुगनी मेहनत करूंगा। इतना कहकर भोला खाना खाने लगता है और खाना खाकर सो जाता है। दूसरी तरफ अंजलि और अंजलि की सास सुहानी दोनों ही कुल्फी बनाने लगी और थोड़ी देर बाद कुल्फी बनने के बाद वो दोनों सास बहू भी सो जाती हैं। और अगली सुबह एक बार फिर भोला अपनी आइसक्रीम फ्रिज लेकर जाता है और कुल्फियां बेचना शुरू कर देता है। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, बादाम वाली कुल्फी, वनीला वाली कुल्फी, चॉकलेट वाली कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो। और एक बार फिर भोला की सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। इस तरह भोला के पास कल से 2 गुने पैसे हो गए थे। इतने सारे पैसे देख वो खुशी से खुद से बोलता है, हे भगवान, तूने तो आज मुझ पर सच में अपनी दया की दृष्टि ही बना दी। कहाँ पहले मेरी कुल्फियां नहीं बिकती थी, आज का समय है कि मेरी सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। भोला बहुत खुश था। वो कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा समय तक घर में नहीं रहती। ऐसा ही कुछ भोला के साथ होने वाला था। भोला खुश होकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और भोला को उड़ा देती है। इस तरह बेचारा भोला बीच रोड पर गिर जाता है, खून से तरबतर हो जाता है। वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कुछ लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से अंजलि के पास फोन आता है। आप मिस्टर भोला की वाइफ अंजलि बोल रही हैं? जी हाँ, मैं अंजलि बोल रही हूँ। आप कौन? आपके हस्बैंड भोला का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए। ये सुनकर अंजलि को सदमा लगता है और वो दौड़ी दौड़ी अपने पति भोला के पास चली जाती है, जहां वो अपने पति को ऑपरेशन थिएटर में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी डॉक्टर बाहर आता है और अंजलि को बोलता है, मिस अंजलि, आप रोइए मत, आपके हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या? वो पैर से अपाहिज हो गए हैं। ये सुनकर अंजलि रोने लगती है। तभी वहां उसकी सास अपनी पोती रिया को लेकर अंजलि के पास आती है और उसे चुप करवाते हुए बोलती है, बेटा अंजलि, खुद को संभाल। भगवान की कृपा से मेरा बेटा और तेरा पति भोला बच गया। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है बेटा। अब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। अपनी सास की बातों से सुहानी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो अपने पति से मिलने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो उसको खाना खिलाती है और इस तरह पूरे 1 हफ्ते बीत गई थी। अगले 1 हफ्ते बाद अंजलि अपने पति को लेकर घर आ जाती है और उसके पैरों की मालिश करने लगती है। उसको इस तरह देखकर भोला फूट फूट कर रोते हुए अंजलि से बोलता है, अंजलि, देखो ना, भगवान ने मेरे साथ कितना गलत किया है। आज मैं पैरों से अपाहिज हो चुका हूँ। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं। मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भोला जी? मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए थे। उस समय मैंने ये वचन भी लिया था कि आपकी हर परेशानी में, हर सुख दुख में मैं आपके साथ रहूंगी। तो आपने इस घर को पालने का जिम्मा अकेले कैसे ले रखा है? कल से मैं कुल्फियां बेचूंगी और अपने घर का खर्चा उठाऊंगी। उन दोनों का ये प्यार देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुकून भरी सांस लेकर खुद से बोलती है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने बेटे के लिए बिल्कुल सही लड़की चुन रखी है।
इतना बोलकर सुहानी वहां से चली जाती है और इस तरह अब सुबह हो जाती है और अगली सुबह अंजलि अपनी कुल्फी को बेचने के लिए जाती है। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, बादाम वाली कुल्फी, वनीला वाली कुल्फी, चॉकलेट वाली कुल्फी, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी। और अंजलि की भी सारी कुल्फियां बिक जाती हैं और इस तरह अब अंजलि हर रोज कुल्फियां बेचकर अपने घर का गुजारा करती। ऐसे ही एक दिन एक बहुत ही अमीर लड़की उसके ठेले पर आती है और उसकी कुल्फी खाकर चली जाती है। अगले दिन वो एक बार फिर आती है और उससे बोलती है, अरे कुल्फी वाली, तुम्हारी कुल्फियां तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगी? मुझे एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए। मेम साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके साथ बिजनेस कर सकूं। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें सारा पैसा दिया करूंगी। बस तुम मेरी कुल्फियों को बनाया करना और उसको पैक करके रख दिया करना। बाकी का काम मैं खुद अकेले कर लूंगी। अंजलि माही की बात से सहमत हो जाती है और उसको इस कारोबार के लिए हाँ कर देती है। शाम को अंजलि अपने घर जाती है और अपने पति और सास को ये सारी बात बता देती है, जिसके बाद उसका पति अंजलि से बोलता है, अंजलि, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी हो। तुमने तो वो कर दिखाया जो आज तक मैं न कर सका। हाँ बहू, भोला बिल्कुल सही बोल रहा है। और तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। तूने वो कर दिखाया जो एक बेटा करता है। मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है बहू। उसकी बात सुनकर अंजलि को बहुत अच्छा लगता है और अब वो अगले दिन से माही के लिए काम करने लगती है। माही के लिए अंजलि आइसक्रीम बनाती है और माही उस कुल्फी को कभी शादी में फॉरवर्ड करती है तो कभी पार्टी में। इस तरह अब उन दोनों का ये बिजनेस बढ़ता ही गया, जिसके बाद माही ने एक ब्रांच और खोल ली। माही अब अपनी दूसरी ब्रांच को संभालती तो यहाँ अंजलि माही की पहली वाली ब्रांच को संभालने लगती। इस तरह देखते ही देखते अंजलि भी अब अमीर होने लगी और वो अपने पति का इलाज अच्छे से करवाने लगी। कुछ समय बाद अंजलि का पति भी ठीक हो जाता है और अंजलि अपनी बेटी रिया को अच्छे से स्कूल में पढ़ाने लगती है। अंजलि आज जो कुछ भी थी वो सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से थी और इसका धन्यवाद देने के लिए माही के पास अंजलि का पूरा परिवार जाता है और उससे बोलता है, माही मैम, आपने हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। आज आपकी बदौलत मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ रही हूँ। मेरे पापा जी ठीक हो गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी बहन की बेटी जैसी हो, इसीलिए तुम मुझे मैम नहीं बल्कि मासी बुलाओगी। और मैंने आप सभी पर कोई एहसान नहीं किया। मेरी कोई फैमिली नहीं है और इससे मुझे एक फैमिली मिल रही है, तो इसमें एहसान किस चीज का। इतना कहकर माही सभी को गले लगा लेती है और उन सभी के साथ एक खुशी भरी जिंदगी जीने लगती है। गरीब लड़की की मटका आइसक्रीम। 19 वर्षीय नौजवान कुल्फी अपने भाई केशव और भाभी रज्जो के साथ रहा करती थी। उसकी भाभी रज्जो उस पे आए दिन जुल्म ढाती थी। कुल्फी के पिता अपने पीछे कुल्फी के लिए ढेरों जायदाद छोड़ गए थे। रज्जो सोफे पर पसरी हुई मजे से काजू बादाम का लुत्फ उठा रही थी, तभी रसोई घर से एक आवाज आती है, अरे क्या तोड़ डाला। वो गुस्से से पैर पटकती हुई रसोई घर में आती है, जहाँ डरी सहमी कुल्फी कहती है, माफ करना भाभी, वो गलती से मेरे हाथ से कांच का गिलास टूट गया। अरे नास पिटे तेरा, 10 जनों की खुराक अकेले ठूसती है, फिर भी गिलास नहीं संभाल सकी एक। तेरे मरे हुए माँ बाप अपने पाप का बोझ हमारे सर मढ़ गए। भाभी, आपको जितना भला बुरा कहना है मुझे कहिए, मरे हुए को बीच में मत घसीटिए। कुल्फी को जवाब देते सुन रज्जो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से भौं चढ़ाकर गर्म चिमटे से कुल्फी को खूब मारती है। भाभी मुझे छोड़ दो, भैया मुझे बचाओ भैया। केशव रज्जो का हाथ खींचकर कमरे में ले आता है। अरे मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, आज मैं उस आफत को हमेशा के लिए मिटा डालूंगी। मूर्ख औरत, जोश में होश मत खो। क्या तुम भूल गई हो जिस छत के नीचे हम आराम से रह रहे हैं वो अब भी मेरी इस बहन कुल्फी के नाम है। किसी भी बहाने हमको ये जमीन जायदाद अपने नाम करनी होगी, उसके बाद हम इसे दूध से मक्खी के जैसे निकाल फेंकेंगे, समझी। वो दोनों घंटों बंद कमरे में घर को हड़पने की खातिर षड्यंत्र रचते हैं। 2 दिन बीतने के पश्चात केशव कहता है, मुनिया, इस कागज पर तेरे हस्ताक्षर चाहिए। ये कैसा कागज है भैया? अब वो बाबूजी, माँ जी
तुम्हारे लिए ना कुछ एफडी करा गए थे, वही पूरा हो गया है, तो सोचा कि तुम्हें दे दिया जाए। कुल्फी झट से जायदाद के कागज पर दस्तखत कर देती है, जिसके बाद रज्जो एक पोटली उसके मुंह पर मारते हुए उसे घर से बाहर खदेड़ देती है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? आज से तेरा इस घर से कोई काम नहीं, समझी? चल फुट यहाँ से। भाभी मुझे घर से बेघर ना करो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाके मर। कुल्फी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी पत्थर दिल रज्जो पर कोई असर नहीं पड़ता और वो झटके से दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद कुल्फी कड़कती धूप में नंगे पांव चल पड़ती है। अब कहाँ जाऊं? कुछ नहीं सोच रहा। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा अब मुझे। चलते हुए कुल्फी काफी दूर आ जाती है, जहां उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके भीतर जाती है, जहां एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया मिट्टी के नन्हे मटकी में ठंडी आइसक्रीम भर रही थी। काकी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बुढ़िया उसके पाँव में पड़े छाले को देखकर उसे अंदर आने को कहती है और बैठकर उसकी चोट को मरहम पट्टी करती है और कहती है, देख बिटिया, अगर मैं अभी इन मटकी आइसक्रीम को नहीं बेचने गई तो ये पिघल जाएंगी। तू जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकती है। बुढ़िया मटकी आइसक्रीम की टोकरी सिर पर धरकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है और देर सांझ लौट कर आती है। अरे वाह, आज तो मेरी कुटिया एकदम महल जैसे चमक रही है। काकी माँ, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। अरे मैं तो इस झोपड़ी में अकेले रहती हूँ बरसों से। अगर तुझे इस घास फूस की झोपड़ी में रहने में कोई परेशानी नहीं तो रह जा। रात ढलने के बाद सवेरा दस्तक देता है। बुढ़िया मटकी कुल्फी तैयार करने का सामान ले आती है। काकी माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। कुल्फी बुढ़िया के संग मिलकर आइसक्रीम तैयार करती है। काकी माँ, आप इस मटकी आइसक्रीम में क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? अब कुछ खास नहीं बिटिया, मैदा, बर्फ, चीनी, अब कुल मिला के इसी से तैयार करती हूँ। काकी माँ, आप ये मटकियाँ खरीद लाती हैं ना, अब से हम दोनों मिलकर इन्हें खुद बनाएंगे और इनमें खपत होने वाले पैसों को बचाकर उनसे इन मटके आइसक्रीम को और अच्छी गुणवत्ता से परिपूर्ण करेंगे। अगली भोर दोनों जंगल से मिट्टी लाकर सैकड़ों नन्हे मटके बनाती हैं और उनमें जाने वाले पैसों से खोया, काजू इत्यादि लाकर मटकी आइसक्रीम बनाती हैं। काकी माँ, आज आप आराम करिए। आज से इन मटके आइसक्रीम को बेचने की जिम्मेदारी मेरी। कुल्फी बनाई हुई मटकी आइसक्रीम को लेकर उन्हें गांव-गांव घूमकर बेचना शुरू करती है। अरे मटका आइसक्रीम ले लो, ठंडी बर्फीली खोए, रबड़ी और दूध से बनी आइसक्रीम खा लो। आओ बच्चों, आओ। दादाजी, मुझको वो मटका आइसक्रीम खाना है। अरे ओ बिटिया, जरा हमारे पोते को एक मटकी आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा, काका एक मटका आइसक्रीम आप भी चख कर देखिए। अब तुम इतना जोर दे रही हो तो चखा दो। अरे वाह, मजा आ गया तुम्हारे इन मटका आइसक्रीम के स्वाद का। जितना बखान करूं कम है भाई, तन मन हरा भरा हो गया। पुराने जमाने की मटका रबड़ी कुल्फी की याद आ गई। कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम के अनोखे स्वाद के चलते उसकी अच्छी बिक्री हुई और वो घर लौट कर आई। अरे क्या हुआ बिटिया, आज तेरा चेहरा बड़ा चमचमा रहा है। काकी माँ, आज मटका आइसक्रीम की खूब बिक्री हुई। मटका आइसक्रीम से हुए मुनाफे से कुल्फी एक आइसक्रीम का ठेला खरीद लेती है। अगर हमें अपनी मटका आइसक्रीम को सुर्खियों में लाना है तो इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है। जैसे बिटिया, रबड़ी, खोया के साथ मुझे इसमें पिस्ता, बादाम और लाजवाब महक की कमी को पूरा करना है, जो इलायची पाउडर से होगा। इस तरह कुल्फी और बूढ़ी औरत साथ मिलकर काफी मात्रा में आइसक्रीम तैयार करके उन्हें मटकियों में भरते हैं, जिसे ठेले पर लाद कर कुल्फी गांव देहात में घूमकर उसे बेचा करती थी। मटका मलाई ले लो, लाजवाब मटका आइसक्रीम खाओ। आप चुन्नू मुन्नू की अम्मा और सस्ता मटका आइसक्रीम खाओ। गांव के चबूतरे पर बैठी कुछ औरतों की टोली उसके पास आकर कहती है, अरे ओ मटका कुल्फी वाली, कैसे बेच रही हो ये आइसक्रीम? मात्र 10 रुपए में आइसक्रीम से लबालब भरा एक मटका।
अरे जल्दी से 2 मटका आइसक्रीम दे दो। वो दोनों औरतें मटके पर चढ़े परत को हटाकर आइसक्रीम चखती हैं तो तारीफ भरे अंदाज में कहती हैं, अरे वाह, ये मटका आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम मक्खन जैसा है और ऊपर से इतना सस्ता, बताओ। दोनों औरतें खड़ी खड़ी दर्जनों आइसक्रीम चट कर जाती हैं, जिसके बाद कुल्फी कहती है, आज तो मटका आइसक्रीम की बोहनी से ही तगड़ी कमाई की शुरुआत हुई है और अभी तो पूरा पहर भी नहीं बीता। वो आइसक्रीम का ठेला बढ़ाकर एक बाजार में जाकर आइसक्रीम बेचने लगती है। देखते ही देखते उसके आइसक्रीम के ठेले के चारों ओर ठकमठेल भीड़ लगती है और कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम सफा चट हो जाती है। अरे पता है काकी माँ, आज बाजार में मेरे मटका आइसक्रीम की लूट मार मच गई थी। कल से हमें और ज्यादा मात्रा में मटका आइसक्रीम का उत्पादन बढ़ाना होगा। बूढ़ी औरत की मदद से कुल्फी ढेरों मात्रा में मटका आइसक्रीम बनाकर उन्हें प्रतिदिन बेचा करती थी। और एक दिन, काकी माँ, मैंने बाजार की एक दुकान भाड़े पर ले ली है। अरे पर उसका किराया तो बड़ा ऊंचा होगा बिटिया। उसकी फिक्र आप मत करिए काकी, बाजार के कुछ आइसक्रीम हमसे रोज मटका आइसक्रीम खरीद कर उन्हें बेचेंगे और 4 पैसे उससे आएंगे। और अब हम भिन्न भिन्न तरह का मटका आइसक्रीम बनाएंगे, जैसे रबड़ी, मटका, कुल्फी इत्यादि। कुल्फी मटका आइसक्रीम को अपना स्रोत बनाकर मटका कुल्फी मिष्ठान से दुकान खोलकर आइसक्रीम बेचती है। तभी 2 भिखारी उसकी दुकान पर आकर हाथ फैलाते हैं, जो और कोई नहीं उसके भैया और भाभी होते हैं। आ जाओ चाचा, काका, आ जाओ मुन्नू चुन्नू और ले लो मक्खन मलाई जैसी मटका कुल्फी, रबड़ी, मटका मिष्ठान। अरे ये तो भैया भाभी जैसे दिख रहे हैं। सुनो जी, ये तो अपनी कुल्फी है ना? भैया भाभी, अरे ये क्या हालत बना रखी है आपने? तूने घर क्या छोड़ा कुल्फी? मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई। मुझे सत्ते की लत पड़ गई जिसमें मैं घर बार सब कुछ हार गया और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। चलिए जाइए, मेरी नजरों से दूर हो जाइए। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। अरे कुल्फी बिटिया, ठोकर खाने वाले को उठाना चाहिए। एक आखिरी मौका दे दो। कुल्फी आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछती है और अपने हाथों के बनाए मटका आइसक्रीम को उन्हें खिलाती है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। इस तरह वो चारों मिलकर मटका आइसक्रीम बेचते हैं और जोड़ी हुई जमा पूंजी से आइसक्रीम का बड़ा कारखाना खोलकर बेहद रईस हो जाते हैं। क्लास के सारे बच्चे चीकू के इर्द गिर्द घेरा बनाकर उसे परेशान कर रहे थे। जाने इस काले कलुए के माँ बाप ने क्या सोचकर इसका नाम चीकू रखा है। इसका नाम तो इसके भादे काले रंग के जैसा होना चाहिए था, क्यों बंटी? इस मदारी के काले लंगूर पर तो एक ही नाम जचता है, काला लंगूर। सभी बच्चे चीकू के काले रंग के चलते उसका खूब मजाक बनाते हैं, जिसे देख चीकू रोते हुए कहता है, तुम लोगों को मेरी काले रंग की खिल्ली उड़ाकर क्या हासिल होता है? बस बहुत हो गया, आज मैं टीचर जी से तुम सबकी शिकायत करूंगा। चीकू रोते बिलखते हुए कक्षा से बाहर की ओर भागता है। तभी उसकी टक्कर स्कूल की टीचर सुनैना से होती है। टीचर जी, कक्षा के सारे विद्यार्थी मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। उनकी ये मजाक? चलो अभी उन बदमाशों को सबक सिखाती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? तुम सबने बेचारे काले चीकू को थोड़ा सा परेशान करके छोड़ दिया। हाँ ले ले ले, एक यही तो है हमारे इस हाई स्कूल का इकलौता काला हीरा, जो मेरे गोरे हीरे जैसे स्टूडेंट से एकदम हटकर है। मैडम, कहो तो इस ब्लैक टी को ग्रुप एडमिन बना दे। शिक्षक की बातें सुनकर सभी बच्चे जोर से हंस पड़ते हैं। सुनैना जोर से चीकू का कान मलते हुए कहती है, क्यों रे फटीचर, काले बादशाह, अपनी औकात से बाहर इस स्कूल में दाखिला क्या मिल गया? तू तो काले कौवे से भी ऊंची उड़ान भरने लगा है। आज तुझे मजा चखाती हूँ। अत्याचारी सुनैना कटीली छड़ी से नन्हे भोले चीकू को खूब मारती है। ये स्कूल सिर्फ गोरे स्टूडेंट्स की खातिर बना है, क्योंकि उनका दिमाग भी गोरे रंग के जैसा साफ है। तुम काले कलूटे स्टूडेंट्स का ना तो कोई शक्ल है और ना ही अक्ल। इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी सुनैना का मन नहीं भरने पर वो चीकू को मुर्गा बनाकर कहती है, आज सारा दिन जब मुर्गा बनेगा तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, काली चाय कहीं का। आइए रुख करते हैं मिर्जापुर गांव का। उस गांव में ज्योत्सना माधवी नाम की सास बहू की जोड़ी रहती थी। वीनू ज्योत्सना का बेटा था। माँ जी, हमारा वीनू कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना।
अब इसका स्कूल में दाखिला करवा देना ही भला है। ईश्वर की दया से अर्जी दी है, बस एक दिन में उसका दाखिला हाई स्कूल में हो जाए। ज्योत्सना के बेटे का रंग भी काला था, मगर ज्योत्सना ने उसे इस कदर नाजों से पाला पोसा कि अब तक इस बात का वीनू को कोई एहसास ही नहीं हुआ था। ऐसे में देखना यह है कि विद्यालय में क्या होने वाला है। अम्मा, आप मुझे इतने सवेरे सजा क्यों रही हैं? वीनू बेटे, आज से तुझको अम्मा से पूरे 6 घंटे दूर रहना होगा। तुझे आज से विद्यालय जाना होगा। वीनू को उस बड़े स्कूल में दाखिला मिल जाता है और वो बस्ता लटकाए स्कूल चल पड़ता है। आज उसका विद्यालय में पहला दिन था। चलो चले, स्कूल चले हम। वो जैसे ही कक्षा में घुसता है, शरारती बच्चा बंटी उसके चेहरे पर स्याही फेंक देता है। नो नो नो, मुझे माफ करना, बदकिस्मती से मेरी कलम की स्याही, काली स्याही तुम्हारे काले चेहरे पर पड़ गई। बंटी देख तो, तेरे कलम की स्याही कैसे इसके अमावस के चेहरे पर एकदम घुल मिल गई। मेरा नाम वीनू कृष्णमूर्ति अय्यर है। तेरा नाम जो कुछ भी हो, मगर हमारी खातिर तू हमारे विद्यालय पर लगा काला धब्बा है। उसी पल कक्षा में टीचर सुनैना आती है और वीनू की ओर देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहती है, सवेरे सवेरे किस काले कमले स्टूडेंट्स की सूरत देख ली। पूरा दिन खराब हो गया मेरा। जैसे ही वीनू बेंच पर बैठने की कोशिश करती है, सुनैना बेंच को सरका देती है और वीनू मुंह के बल जमीन पर ढब से गिर पड़ता है। अयो अम्मा। सुनो अमावस की चांद, खबरदार जो तूने किसी भी बेंच पर बैठने की कोशिश की तो तेरी काली चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। तुम जैसे मैले कुचले गरीब स्टूडेंट्स मुंह उठाकर विद्यालय में प्रवेश पा लेते हैं, यही बहुत है। काले और गोरे स्टूडेंट्स में भेदभाव का एहसास उस रोज वीनू को पहली दफा महसूस हुआ था। वो फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मैं मेरी माँ का राजकुमार हूँ। माँ कहती है इंसान का दिल से आकर्षक होना चाहिए। आप बुरी हैं, हम बच्चों में भेदभाव कायम करती हैं। ये सुनकर टीचर सुनैना गुस्से से बेकाबू होकर वीनू को प्रताड़ित करती है और उसे कड़कती धूप में स्कूल के मैदान में मुर्गा बनाकर छोड़ देती है। रूप नहीं है तो इतना गुमान है। अरे तू तो मेरे गोरे स्टूडेंट्स के पैरों की धूल में लगने बराबर भी नहीं है। वैसे भी इस धूप में खड़े रहने से तेरा काला रंग जरा और काला हो जाएगा। अब प्रतिदिन सुनैना भोले भाले नन्हे स्टूडेंट्स के बीच काले और गोरे का भेदभाव की खाई को और गहरी करती जा रही थी। स्कूल के सभी गोरे स्टूडेंट्स न सिर्फ वीनू के आगे अपनी अमीरी की धौंस झाड़ते, साथ ही उसके काले रंग के चलते न तो उसे स्कूल के विद्यालय का नल छूने देते, न बेंच पर बैठने देते। इस तरह वो सब मिलकर वीनू और काले बच्चों की रैगिंग किया करते थे। अब इस भेदभाव ने नन्हे वीनू के मन में एक बड़ा घर कर लिया था। अब वीनू खोया हुआ सा रहने लगा था। ये बात उसकी माँ ज्योत्सना को खटकने लगी थी। फिर एक रोज वो गांव के चौराहे पर चीकू की माँ बबली से टकराती है। अरे ज्योत्सना, अच्छा वो बबली जो तुम मुझे यहीं मिल गई। तुम्हारा बेटा चीकू वीनू के विद्यालय में ही पढ़ता है ना? अरे वो विद्यालय के नाम पर नरक का द्वार है, जहाँ की मुख्य प्रिंसिपल हम जैसे गरीबों के बच्चों से रंग भेदभाव करती है। अगर बच्चा गोरा हुआ तो गनीमत, मगर बदकिस्मती से बच्चे का रंग काला हुआ तो उस स्टूडेंट का जीवन अंधेरों में घिर जाता है। ज्योत्सना सच से वाकिफ हो चुकी थी। उसने वीनू के मुंह से सारा वृतांत जानकर शिक्षा मंत्री को अर्जी डाली, जिसके बाद तुरंत उसके कंप्लेंट दर्ज की गई और अगले सवेरे वो पुलिस के साथ स्कूल में आधम की, जहां सुनैना कुछ काले बच्चों को कतार में खड़ा करके उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ मिस सुनैना, यू आर अंडर अरेस्ट। दिमाग खराब हो गया है? शायद आपको खबर नहीं, मैं इस हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आपकी ईंट से ईंट बजा कर रख सकती हूँ। ईंट से ईंट तो तुम्हारी बजेगी। अरे जब स्कूल की बागडोर संभालने वाली प्रिंसिपल की सोच की नींव इतनी घटिया होगी तो बाकी से क्या उम्मीद। ऐसा क्या किया है मैंने? ये पूछो कि क्या नहीं किया तुमने। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तुमने इन नन्हे भोले बाले बच्चों के मन में काले गोरे रंग की गहरी दीवार खड़ी कर डाली है। एक शिक्षित शिक्षिका होकर रंग भेद नीति को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, तुमने काले रंग के चलते कई बार स्टूडेंट्स पर अत्याचार किया है। अरे कैसी मक्कार औरत है। इंसान के केवल 2 रंग होते हैं, काला और गोरा, मगर खुलकर जीने की आजादी सभी को है। तुमने बच्चों की कच्ची उम्र में उन्हें काले रंग में रंग दिया। इस कदर खटास भर दी उनके मन में कि वो जीना ही भूल गए। झूठ बोल रही है। सरासर मुझे फंसाने की साजिश है इनकी। अगर झूठे हम हैं तो जुबान तुम्हारी क्यों लड़खड़ा रही है?
अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बच्चों, मेरी ओर देखो और पुलिस अंकल को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमारी काले रंग के चलते मिस हमसे भेदभाव करती हैं, हमसे कटी रहती हैं, हमें जमीन पर बिठाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें सख्त चेतावनी दी है कि हम स्कूल के नल से पानी नहीं पी सकते। कोई भी हमसे बात नहीं करता क्योंकि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि भगवान ने हमें काला बनाया है। मैम कभी काम का बहाना बनाकर हमको मारती हैं तो कभी लेट का बहाना बनाकर अपना गुस्सा निकालती हैं। सभी हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे हम अछूत हों। पुलिस उसी क्षण सुनैना को हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे डाल देती है और कोर्ट द्वारा न सिर्फ उसे प्रिंसिपल के पद से हटाया जाता है बल्कि उसे कई साल जेल में रहकर काटना पड़ता है, जिसके साथ काले गोरे रंग का यह भेदभाव जड़ से मिट जाता है। सास बहू बनी कुली। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाला बृजपाल सबसे रईस पुरुष था। पूरे गांव पर उसकी अमीरी की धौंस जमी हुई थी। बड़ी सी कोठी के कामकाज के खातिर आधे दर्जन नौकरों की फौज घर में शामिल थी। ये सब कुछ उनके किताबों की छपाई के कारखाने की कमाई से चलता था। अनीता, खाने की मेज पर भी अखबार में क्यों घुसी हो? वो क्या है न बाबूजी, सासू माँ जब तक सवेरे अखबार में आपके कारखाने की खबर की अपडेट नहीं लेती इन्हें चैन नहीं पड़ता। तुम दोनों ससुर बहू मेरे बारे में क्या कानाफूसी कर रहे हो? माँ, पता है इस बार हमारी किताबों के कारखाने ने महीने भर में 25 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की है। सचमुच सब बाके बिहारी की देन है बेटा। दोनों बाप बेटे नाश्ता करके कारखाने निकल पड़ते हैं। गांव के निवासी उनकी अमीरी से जल भुनकर प्रतिदिन उनके ऊपर चर्चा किया करते थे। ससुराई बाप बेटे के तरक्की हमरे करेजा में फांस के जैसन चुभत है। जब सामने से बाबू साहेब बन के गुजरत है ना तो ऐसा लगात है कि हम रौंद के जात हैं। अरे क्यों अपना जिया जला रहा है? जब गांव का सरपंच खुद इनके अमीरी के आगे पानी भरता है तो हम जैसे गरीब फकीर की क्या औकात है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि अचानक एक रोज उनके कारखाने में भीषण आग लग जाती है। उस रोज दोनों बाप बेटे लड़खड़ाते हुए निराश मन से देर शाम घर लौटते हैं। अरे क्या हुआ? दोनों बाप बेटे इतना हताश परेशान क्यों हो? अरे सब कुछ खत्म हो गया। मोहित की माँ सालों की मेहनत मेरे आंखों के सामने जलकर राख हो गई। मोहित, तू बुत बने क्यों खड़ा है? हुआ क्या? मोहित जी कहिए ना, चिंता में हमारा जिया बैठा जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते हमारा कारखाना धू धू करके ध्वस्त हो गया। कई मजदूर आग की लपटों में झुलसकर अपनी जान गंवा बैठे, जिसके चलते कारखाने की जमीन भी सरकार ने जब्त कर ली है। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी बृजपाल को दिल का दौरा पड़ता है और परिवार की आंखों के सामने वो दम तोड़ देता है, जिसे देख मोहित जोर से चीखता है, पिताजी! मोहित आंसू बहाते हुए अपने पिता को झकझोरने लगता है। मोहित जी संभालिए खुद को, बाबूजी हमें छोड़कर जा चुके हैं। पिता को खोने के चलते मोहित को बड़ा धक्का लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सास बहू से लेकर अस्पताल पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर जांच करके बताता है, देखिए मिसेस मोहित को एक ऐसी घटना से बड़ा सदमा पहुंचा है जिसके चलते इनके मस्तिष्क से इनकी वर्तमान की यादें मिट चुकी हैं और इनका दिमाग पैरालाइज हो चुका है। दोनों सास बहू मोहित को ठीक कराने में सारी जमा पूंजी फूंक देती हैं। वक्त की मार उनको गरीबी की गहरी खाई में ढकेल देती है। ऐसे में अस्पताल के महंगे खर्चे चुकाने की खातिर उन्हें अपने घर को बेचना पड़ता है। अब वो गांव में गुमटी डालकर रहने को मजबूर हो जाती हैं। जाने हमारे खुशहाल परिवार को किसकी भद्दी नजर लग गई है। माँ जी, ये वक्त बीती बातों पर आंसू बहाने का नहीं है। घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं। हम तो जैसे तैसे काट लेंगे, पर मोहित जी को दवाइयाँ खिलाने की खातिर कुछ तो चाहिए। सो तो है बहू, जीता जागता मूरत बनकर रह गया है मेरा लाल। दोनों सास बहू घर की आर्थिक दुर्दशा को देखते हुए काम की तलाश में चल पड़ती हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। चलते चलते वो कोसों दूर निकल पड़ती हैं कि अचानक दोनों सास बहू के कदम रेलवे स्टेशन पर जम जाते हैं, जहां सैकड़ों कुलीन लोगों के सामान उठा रहे होते हैं। शायद यही हमारी मंजिल है। अचानक से प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। दोनों सास बहू कमर पर पल्लू बांधकर उतर रहे यात्रियों के करीब जाकर कहती हैं, साहिब लाइए, हम आपका सामान छोड़ देते हैं। हम बाकी कुलियों से सस्ते कीमत पर आपका सामान स्टेशन के बाहर तक छोड़कर आएंगे। अरे
तुम्हारे होश ठिकाने पर तो है ना? इन भरे सूटकेस का वजन बहुत भारी है, तुम कमजोर औरतें उठा पाओगी? साहब, जब एक औरत 9 महीने का भार उठा सकती है तो ये कुछ क्षण का भार क्यों नहीं उठा पाएगी? दोनों सास बहू कंधे पर सामान लादकर टैक्सी तक छोड़कर आती हैं, जिसके लिए युवक खुश होकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है। सास बहू पैसों के लालच में देर रात कुली बनकर आने वाली ट्रेनों से उतरते यात्रियों का सामान ढोती है और प्लेटफॉर्म की घड़ी के हॉर्न बजते ही कहती है, माँ जी देखिए, दिन भर सामान ढोकर हमने इतने पैसे कमाए हैं। चल बहू, मोहित हमारी राह देख रहा होगा। दोनों भागते हुए देर शाम घर पहुंचती हैं, जहां गांव वाले ताने भरे लहजे में तफरीबाजी करते हुए कहते हैं, अरे देख बबलुआ, महलों में रहने वाली सास बहुरिया बनिहारी करके आवत है। अरे क्या पता इतनी देर रात किसके साथ मुंह काला करा के आ रही है? इसकी ये मजाल। रुक जा बहू, अभी हमारा वक्त खराब है, इसीलिए ये जुबान चला रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि इनके सर पर जो छप्पर है वो हमारी अमीरी की बदौलत मिला है। कुली बनकर कमाए पैसों से वो छोटी मोटी आर्थिक जरूरत पूरा करती हैं और सवेरे 4 बजे उठकर खाना बनाकर स्टेशन रवाना हो जाती हैं। बहू, बोर्ड में देख तो जरा, अगली ट्रेन कब आएगी? माँ जी, अगली ट्रेन 2 मिनट के भीतर प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी। दोनों सास बहू दौड़कर प्लेटफॉर्म 1 पर आकर रुक जाती हैं। तभी ट्रेन से सैकड़ों यात्रियों की भीड़ निकलती है। बहू, कमर कसकर तैयार हो जा। दोनों सास बहू बुलंद आवाज से बोलती हैं, कुली कुली कुली। लाइए साहब, हम आपका सामान मिनटों में स्टेशन के बाहर वाले फाटक तक पहुंचा देंगे। शिव, इतना सोच क्या रहे हो, सामान पकड़ाओ। दोनों सास बहू दोनों कंधों पर बैग लटकाए सिर पर भारी सूटकेस धरकर सीढ़ियां चढ़ती हैं। शुक्रिया मेम साहब, जो आपने हम कुली सास बहू को सामान ढोने का मौका दिया। आप दोनों औरत होकर इतना भारी बोझा उठाकर इतनी फुर्ती से सीढ़ियां कैसे चढ़ पा रही हैं? पापी पेट सब करा देता है मैडम, वरना किस औरत को शौक है मर्दों के बीच कुली का काम करने का। ऐसे ही लगातार दोनों सास बहू प्रतिदिन कुली बनकर भारी भरकम सामान ढोकर अपना गुजर बसर चलाती थी। एक दोपहर दोनों सास बहू स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के आने की राह ताक रही हैं। तभी सत्या और माइकल नाम के खच्चर युवक कुली के वेश में आकर कहते हैं, क्या रे, अपन कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम सास बहू कुली बनकर बड़े नोट छाप रहे लिए। क्या रे, गोर क्या रे लिए? इधर अपन दोनों कुली लोगों का राज चलता है, चल कल टिक कर। माँ जी, इन जैसे टपोरियों से डर कर रहने का नहीं, बल्कि डट कर सामना करने की जरूरत है। दोनों सास बहू मिलकर उन्हें जमीन की धूल चटाती हैं। क्या हुआ, इतने में ही दादागिरी उतर गई? औरत को अबला समझने की भूल मत करना, समझे? समझ गए हम अच्छे से, समझ गए हम अच्छे से। दोनों सास बहू जैसे ही घर लौटती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि मोहित अपने पैरों पर खड़ा होता है। मोहित, मेरा लाल, तू ठीक हो गया। अनीता आंसू बहाते हुए उसे चूमती है और मोहित कहता है, माँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। अब मेरे रहते आपको कुलियों की तरह बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तू अकेले कितना कुछ करेगा, और हम सास बहू कोई चोरी थोड़ी कर रही हैं, मेहनत करके पैसे ही तो कमा रही हैं। हम तीनों एकजुट होकर मेहनत करेंगे। तीनों पूरी लगन से कुली बनकर लोगों का सामान ढोकर उनसे मिले पैसों को जोड़ना शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत गहरी छाप छोड़ती है। माँ, इन पैसों से हम सबसे पहले पिताजी के सपने को फिर साकार करेंगे। तीनों कारखाने को दुगनी दर पर वापस से खरीद कर शुरुआत करते हैं, जिसके बाद कुछ ही महीनों में वो अपना खोया हुआ घर बार हासिल कर लेते हैं। माँ, ये सब कुछ वापस हासिल करने में आप दोनों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपने औरत होकर कुली का काम किया। सास बहू के बुलंद हौसले के चलते वो कुली बनकर सामान ढोती हैं, जिसके चलते सब कुछ दोबारा से पा लेती हैं। दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी होती है तो केवल उस काम को करने वाले की सोच। छाता बेचने वाली सास बहू। एक गांव में बुधिया और प्रज्वल नाम के 2 बाप बेटे अपनी पत्नियों समेत एक पुराने कच्चे मकान में गुजर बसर करते थे। वह दोनों खेतीबाड़ी के काम में निपुण थे। पूरा गांव सूरज की लाली के आगोश में था। लोग अपने कामों में जुटे थे। तभी बुधिया अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहता है, हरी भगवान, कभी तो इस बिछोने की शान बढ़ाना छोड़कर रसोई घर की शोभा बढ़ा लिया करो। उसकी क्या जरूरत आन पड़ी है,
बहू के रहते सास भला क्यों रसोई घर में लात धरेगी। अरे बहू, जल्दी से खाना ले आ, खेत पर जाने में देरी हो रही है। मतिका झटपट से दोनों को खाना परोसकर पंखा डुलाने लगती है। इस जेठ की भीषण गर्मी में बेनिया का भी कोई प्रभाव नहीं। बरसात हो जाती तो थोड़ी राहत पड़ती। पिताजी, हर साल बरसात का प्रकोप आंखों देखी देखने के बाद की कैसी बरसात हम किसानों को भीषण गरीबी में डुबो जाती है। क्यों बरसात की बुलाहट दे रहे हैं? बरसात ना हो उसी में गनीमत है। दोनों खेत पर आते हैं जहां प्रज्वल हल चलाकर खेतों की जुताई और बुधिया बीजों की बुआई करता है। जुताई बुआई का काम तो निबट गया, अब बस खेत पटाना रह गया। देखते ही देखते सूरज की तेज लौ बादलों के पीछे छुप जाता है। आसमान में जोरों शोरों से बिजली की गड़गड़ाहट होने के साथ काले बादल उमड़ते हुए घनघोर बरसात का रूप धारण कर लेते हैं। प्रज्वल, घर चल बेटा, बरसात की पहली फुहार इंसान को बीमार कर देती है। बरसात की बूंदों से सराबोर दोनों घर पहुंचते हैं। बाबूजी, आप दोनों इतना भीगे हुए? बस बहू, पूछ मत। सोचा कि बचते बचाते घर पहुंच जाएंगे, मगर ससुरी बरसात ने लथपथ कर दिया। गुजरते हर एक घंटे के भीतर बरसात की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। तकरीबन एक सप्ताह बीतने को आ जाता, मगर बरसात मानो जैसे जिद्दी बच्चे सी होकर बरसती ही जा रही थी। जाने खेत की फसल का क्या हाल होगा, चलकर मुआयना करना चाहिए। दोनों बरसात के आतंक को देखते हुए खेत का दौरा करने पहुंचते हैं। खेत की फसल बुरे तौर पर बरसात में नाश हो चुकी थी। बरसात का पानी अपने उफान पर था। दोनों निराश मन से घर लौट आते हैं, जहां प्रेमा कहती है, कद्दू जैसा मुंह क्यों लटकाया है तुम दोनों ने? फसल सही सलामत तो है? फसल को भारी नुकसान हो गया प्रेमा, सारी फसल पानी में गोते लगा रही है। अब हम खेतिहार को क्या जवाब देंगे? वो किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि उनके घर की चौखट पर छतरी ओढ़े मानिक रूखे स्वर में कहता है, अरे ओ बुधिया, कहाँ दुब के बैठा है, बाहर निकल। बुधिया उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा होकर कहता है, जी मालिक, कहिए। मैंने तुम बाप बेटों पर भरोसा करके अपनी जमीन, बीज, खाद, उर्वरक आदि खरीदने की रकम इस खातिर दिए थे क्या कि तुम उसका नुकसान कर दो? हुजूर, अब आपको क्या जान खबर थी कि बरसात प्रलय में बदल जाएगी? उससे माणिक लाल को कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा रोकड़ा सूद समेत वापस कर लो, वो भी अभी। बात आगे ना बढ़े इसके चलते मानिक जोड़ बटोर कर रूखे पैसे उसे थमा देता है। उसके जाते ही प्रेमा उस पे टूट पड़ती है। अकल घास चरने चली गई थी क्या तुम्हारी? वो बचे खुचे पैसे अकाल के खातिर थोड़ा बटोर कर रखे थे, पाई पाई उसे दे देती। अब इस भरी बरसात में चूल्हा उपवास रखने के सिवा कोई चारा नहीं। दोनों बाप बेटे बरसात की बौछार में काम की तलाश में निकलते हैं, मगर अफसोस की उन्हें छुच्छे हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जिसे देखते हुए मतिका चिंता जाहिर करते हुए कहती है, सासू माँ, पिताजी और प्रज्वल दोनों ही प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। घर के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। अब हमें ही घर से बाहर कदम रखना होगा। बहू, बाहर का मंजर देख, पूरा गांव मेघालय और मोहसिन राम बन चुका है, और इस बरसात में हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, ये बरसात हमारे कमाई के सुनहरे मौका बनकर आया है। हमारे गांव के हजारों लोग की तादाद है, मगर छतरी गिने चुने रईस लोगों के पास ही है। क्यों ना हम छतरी बनाकर उन्हें बेचें? तेरी सोच तो सराहनीय है बहू, मगर हमारे पास एक छतरी खरीदने के पैसे नहीं तो छाते का कारोबार कैसे करेंगे? माँ जी, बरसात में सारा धंधा मंदा होता है। मुझे छतरी बनाना बखूबी आता है। मैंने इस भाड़ में कुछ पैसे अलग से जोड़ कर रखे हैं, इनसे हम छतरी बनाने का सामान खरीदेंगे। मतिका झटपट से छतरी बनाने का सामान मोल ले आती है और प्रेमा को छाता बनाना सिखाती है। छाते बनाकर वह उन्हें बेचने निकलती है। बहू, बरसात तो उफान पर है। लगता है अपनी बनाई पहली छतरी का शुभारंभ हमको ही करना होगा। दोनों एक एक छाता ओढ़कर सड़क के एक छोर पर खड़ी चिल्लाती हैं, बरसात में भीगने के बजाय बरसात से बेचने का उपाय सस्ता। छाता ले लो, एकदम सस्ता छाता ले लो। कुछ देर के बाद एक आदमी भीगा हुआ उनके पास आकर कहता है, अरे ओ छतरी वाली, कितने का बेच रही हो ये छतरी? एकदम सस्ता है भाई जी, 25 रुपए एक छतरी। इसमें एक साथ 3 जन समा सकते हैं। ढांचा भी बहुत टिकाऊ है। अरे, इसकी गुणवत्ता बाद में गिनवाना, पहले मुझे छाता दो। ये आसमान के ओले शोले बनकर मेरी पीठ को छलनी कर रहे हैं।
मतिका खुश मन से छतरी को बेचकर मिले पैसे को निहार कर कहती है, माँ जी, ये हमारे बनाए छतरी की पहली बोनी है। दोनों सास बहू गांव देहात घूमती हुई और भी कई छतरियों की बिक्री करती हैं और निश्चित कमाई से राशन खरीद कर घर आकर खाना पकाती हैं। पिताजी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना शुरू कीजिए। मगर बहू, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं था, फिर ये? बाबूजी, मैंने और सासू माँ ने छतरी बेचने का काम शुरू किया है। ये खाना उसी कमाई से है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर अनेकों छतरियों का निर्माण करती हैं। बहू, क्यों ना गांव देहात घूमने के बजाय आज हम इन बनाई छतरियों को बाजार में बेचें। गांव देहात के सारे लोग साग सब्जी खरीदने बाजार तो आ ही रहे होंगे। दोनों छतरियों को लेकर बाजार के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें बेचने के खातिर आवाज लगाती हैं। आओ आओ और खरीदो टिकाऊ मजबूत काली छतरियां एकदम सस्ते भाव में। उनके एकदम सामने भागीरथ का एक छतरी का व्यापारी बैठा था, जो उन्हें देख भौं चढ़ाकर कहता है, ये दो औरतें जाने कहां से मेरा धंधा चौपट करने आ गईं, मगर ये जानती नहीं कि यहाँ के लोग सिर्फ मुझसे छाता खरीदते हैं। आओ और ले जाओ मजबूत मखमली छाते, 100 टके में एक जोड़ा। आओ भाइयों बहनों और ले जाओ 50 रुपए के टिकाऊ मजबूत छतरी का जोड़ा। छतरी का कम दाम सुनते ही ग्राहक उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। छतरी की बनावट तो एक समान है, फिर यहाँ आधा दाम वहाँ दुगना। यहीं से छतरी खरीदने में फायदा है। गिरिजा समेत और भी जन छतरियों को खरीदने लगते हैं, जिसे देख भागीरथ आग बबूला होकर खुद में बोलता है, ये ग्राहक ना एकदम दल बदल पार्टी के नाई हैं। सस्ता देखकर चुनाव करने भिड़ जाते हैं। इन लुगाइयों के चलते आज मेरे एक भी छाते नहीं बिके। अरे बहन जी, एक आध छाता मुझसे भी खरीद लो। कतई नहीं, अब कोई तुम्हारा छाता नहीं खरीदेगा। तुम हम गरीब ग्राहकों से दुगना दाम लूट रहे हो। हम गरीबों के पास बरसात की मार झेलने के चलते कामकाज नहीं। ये सास बहू गरीबों की आमदनी के अनुसार छाते का दाम ले रही हैं। छाते के अल्प दाम और अच्छी गुणवत्ता के चलते उनके छाते को बाजार में भारी पहचान मिल जाती है, जिनसे उन्हें प्रतिदिन खूब कमाई होती है। माँ जी, अब छाते बेचकर हमारे पास इतना पैसा जुड़ चुका है जिससे हम अपने इस टूटे फूटे घर की मरम्मत करा सके। अरे जितना पैसा हम छत की मरम्मत में खर्चेंगे, क्यों ना नया घर बनाकर आराम से रहा जाए। इस तरह दृढ़ संकल्पी सास बहू भीषण बरसात से हार न मानकर मौसम के अनुसार छतरी का व्यापार करती हैं, जिससे न सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति संवरती है, बल्कि उनके हाथों की कारीगरी को पहचान भी मिलती है। और अंत के वह रंग बिरंगे छतरियों की दुकान खोलकर आरामदायक तौर पर छतरियां बेचा करती थीं। साथ ही मॉनसून के महीने में गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में छाता बांटा करती थीं।